करते हैं, थोड़े ध्यान से सुनना। हमने मानव भूगोल की विषय वस्तु, प्रकृति, विश्व की जनजातियां, जनसंख्या के वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में एक बार रूपरेखा देखी। इसके बाद में चौथा जो हमारा लेसन है 4 नंबर का, कौन नंबर का, वो हमारा है जनसंख्या संरचना। जनसंख्या संरचना। अब जनसंख्या संरचना में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जिस प्रकार हमारे शरीर की पूरी संरचना होती है उसको हम बोलते हैं शारीरिक संरचना। जैसे हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान वगैरह सारा मिलकर, सारे पार्ट्स मिलकर एक संरचना बनती है, उसको कहते हैं हम शारीरिक संरचना। वैसे ही मानवीय गतिविधियों में और मानव के संदर्भ में जो चीजें सामने आती हैं, उन जो मानव के द्वारा की जा रही है या मानव के लिए होती हैं, उन सभी का एक मिला जुला जो स्वरूप है वो संरचना है। उसमें पहला पुस्तकालय आएगा हमारे, वो होगा आयु वर्ग। पहला जो बिंदु आएगा वो आयु वर्ग। दूसरा जो बिंदु आएगा वो आएगा साक्षरता। दूसरा बिंदु रहेगा साक्षरता। तीसरा जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा लिंगानुपात। चौथा जो रहेगा वो रहेगा व्यवसाय। पांचवा जो रहेगा वो ग्रामीण नगरीय जनसंख्या। संगठन को तो संरचना बोलो वो भी एक बात। अब हम इनके जनसंख्या संरचना में इन बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। चूंकि इन सभी का अध्ययन करने के पीछे उद्देश्य है या बुक्स में जनसंख्या अध्ययन करवाने का जो उद्देश्य है वो इसलिए है कि हमारे धरती के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में जितने भी संसाधन पाए जाते हैं और कितनी मात्रा में जनसंख्या इस धरती के ऊपर निवास कर रही है, उन दोनों के बीच में क्या तालमेल है, उनका निर्धारण करने के लिए इसके साथ साथ सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, उन योजनाओं के लिए किस प्रकार का मापदंड रखना चाहिए, कितने प्रकार से लोगों के सामने उस वितरण का स्वरूप जाना चाहिए, वो सारी चीजें जो होती हैं वो इनके अध्ययन से पता लगती है। और इनके अध्ययन से ये भी ज्ञात होता है कि किसी भी देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति कैसी है। इसलिए जनसंख्या का अध्ययन करवाया जाता है। सबसे पहला जो वर्ग हमारा रहेगा वो है आयु वर्ग। आयु वर्ग में क्या है, इसकी परिभाषा क्या है कि कुल जनसंख्या जितनी हमारी जनसंख्या है वो टोटल जितनी भी जनसंख्या है जो एवरेज हमारी उम्र मानी जाती है उसके अनुसार कुल जनसंख्या में उम्र के आधार पर जो विभाजन होता है उसे हम कहते हैं आयु वर्ग। पूरी जनसंख्या में, कुल जनसंख्या में उम्र के आधार पे किसी की उम्र 10 साल है, किसी की 15 साल है, किसी की 20 साल है, किसी की 30 साल है, किसी की 40, 50, 60 से ऊपर, तो इस तरीके से एक निर्धारित किया गया है। उसमें मुख्य रूप से 3 वर्ग निर्धारित किए गए, आयु वर्ग में 3 वर्ग निर्धारित किए गए हैं। तो इसकी परिभाषा है कि कुल जनसंख्या में कुल जनसंख्या को उम्र के आधार पर जो विभाजन किया जाता है उसे आयु वर्ग कहते हैं। अब इसमें पहला वर्ग जो है उसको कहते हैं बाल वर्ग। बाल वर्ग, इसका जो उम्र का स्वरूप रखा गया है वो 0 से 14 वर्ष का रखा गया है। यानी 14 वर्ष और 14 वर्ष से नीचे के सभी व्यक्ति, चाहे वो मेल फीमेल दोनों यानी स्त्री पुरुष दोनों हो, बाल वर्ग के अंतर्गत आएंगे। दूसरा आता है प्रौढ़ वर्ग। तो प्रौढ़ वर्ग में 15 साल से लेकर और 59 साल तक स्त्री या पुरुष दोनों इस वर्ग में आते हैं। इस वर्ग का फिर आगे विभाजन जैसे हम डिटेल से करेंगे। तीसरा जो रहेगा वो रहेगा वृद्ध वर्ग। ये 60 वर्ष से अधिक, 60 वर्ष यानी बालक में 0 से 14 वर्ष की उम्र
20 में जितने भी स्त्री पुरुष आएंगे वो सारे घोड़ वर्ग में आएंगे। वृद्ध वर्ग में 60 वर्ष से अधिक के जितने भी पुरुष हैं वो आएगा। कुछ देशों में इनका मापदंड अलग भी हो सकता है, क्योंकि वो वहां की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस वर्ग को ऊपर नीचे भी किया जा सकता है। 65 वर्ष के लिए 62 वर्ष से अधिक उम्र को भी वृद्ध वर्ग के अंतर्गत लेते हैं। तो वो उसका निर्धारण जैसे हम आगे करेंगे उसमें बदलेगा। दूसरा जो हमारा है वो है साक्षरता। अब साक्षरता का मतलब पुराने हमारे भारत के अंदर साक्षरता अभियान चला था और उस साक्षरता अभियान के अंतर्गत उसका जो स्वरूप था वो ऐसा ही था कि जो साक्षरता होती है, लेकिन लोगों ने उसके स्थिति को दूसरे स्वरूप में मान लिया कि केवल हस्ताक्षर करने आना ही साक्षर कहलाता है। नहीं, वो साक्षरता की परिभाषा नहीं है। साक्षरता में ये तात्पर्य है कि इसकी अलग अलग परिभाषा दी गई है। यूएनओ ने इसकी परिभाषा दी है और इंडिया में, भारत में भी इसकी अलग परिभाषा दी गई है। दोनों समान परिभाषाएं हैं, लेकिन यूएनओ जब भी कोई परिभाषा देता है वो इस तरीके से परिभाषा देता है कि थोड़े लाइबल सिस्टम हो, यानी कि थोड़ा उसको फ्री छोड़ दिया जाता है किसी भी देश को, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, वहाँ की सामाजिक परिस्थितियाँ, वहाँ के सांस्कृतिक परिस्थितियाँ कैसी है, राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी है, उसके आधार पर भी कोई देश उस परिभाषा में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकता है। इसलिए यूएनओ ने कहा है कि 15 वर्ष का कोई भी व्यक्ति, 15 वर्ष का कोई भी व्यक्ति या 15 वर्ष से अधिक का, 15 या 15 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख सकता हो। क्या कर सकता हो? पढ़ लिख सकता हो, समझ या समझा सकता हो और गणितीय योग्यता रखता हो। गणितीय योग्यता का मतलब तार्किक योग्यता मतलब है कि सोचे, कुछ विचार करे। जैसे गणितीय योग्यता में आया 2 2 कितने होते हैं? 4। 2 2 कितने होंगे? 4। तो 4 के स्वरूप के जो आया उसका मतलब है कुछ को जोड़ बाकी आ रहा है, तो गणितीय योग्यता ये हो गई। ये तीनों चीजें मिलती है, उसको क्या कहा जाता है? साक्षर कहा जाता है। इसी प्रकार भारत में भी पहले 7 वर्ष उम्र थी, अब 5 वर्ष उम्र कर दी है कि 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकता हो, समझ या समझा सकता हो और गणितीय योग्यता रखता हो, क्या कहलाता है? साक्षर। विश्व स्तर पर हम देखेंगे, इसमें विश्व स्तर पर किन किन देशों की साक्षरता ज्यादा है, किन देशों की साक्षरता कम है। जिन देशों की साक्षरता ज्यादा है वो देश उन्नति के किस शिखर पर गए हैं, और जिन देशों की साक्षरता कमजोर है या कम है वो देश कौन से स्तर पर हैं, इन सभी का निर्धारण किसके आधार पर किया जाएगा? साक्षरता के आधार पर किया जाएगा। तो किसी भी देश की उन्नति का स्वरूप भी साक्षरता पर माना जाता है। साथ साथ नेक्स्ट है लिंगानुपात। लिंगानुपात स्त्री और पुरुष के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। स्त्री और पुरुषों की संख्याओं का जो अनुपात होता है उसको लिंगानुपात कहते हैं कि कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं। विश्व स्तर पर लिंगानुपात निर्धारण के 2 स्वरूप हैं। दो प्रकार से लिंगानुपात का निर्धारण किया जाता है। भारत और भारत, बहुत से देश और भारत, यानी जैसा भारत के अंदर लिंगानुपात की परिभाषा है, बहुत से देशों के अंदर लिंगानुपात की कोई परिभाषा ज्ञात की जाती है। कुछ देशों में महिला के आधार पर लिंगानुपात का निर्धारण होता है और भारत जैसे बहुत से देशों के अंतर्गत पुरुष व्यवस्था के अनुसार लिंगानुपात निर्धारित होता है, यानी पुरुष प्रधान लिंगानुपात का स्वरूप इसमें निर्धारण किया गया है। कुछ देशों में स्त्री प्रधान निर्धारण किया गया है। अब लिंगानुपात का स्वरूप क्या होता है कि इससे महिला की सामाजिक स्थिति, महिला की आर्थिक स्थिति और महिला की राजनीतिक स्थिति का निर्धारण किया जाता है। मुख्य रूप से तो सामाजिक स्थिति, कि अगर महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर है, इसका एक मापदंड है, अभी याद करेंगे कि पुरुषों के बराबर है तो उस महिला की स्थिति अच्छी है। पुरुषों की संख्याओं से ज्यादा है तो उसकी स्थिति अच्छी है। अगर पुरुषों से उसकी संख्या कम है तो उस समाज में उसकी स्थिति दयनीय हो सकती है या फिर कमजोर हो सकती है, या समाज में उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। ये सारी चीजों का निर्धारण होता है। ये नारी सशक्तिकरण की स्थिति को ज्ञात करने के लिए लिंगानुपात को अध्ययन करते हैं। कुछ देशों में पुरुषों की व्यवस्था को ध्यान में रखा है, अधिकांश देशों में स्त्रियों की स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। तो इसका जो निर्धारण है वो 1000 पुरुष या 1000 महिलाएं, 1000 पुरुष या 1000 महिलाएं। 1000 पुरुष और 1000 महिलाओं का मतलब ये हो गया कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, इसकी परिभाषा है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 1000
100 है और महिलाएं हैं 50। इसका मतलब 2 पुरुषों पर 1 महिला होगी। महिलाओं की संख्या कम होगी, 2 पुरुषों पर 1 महिला का, तो वो एक अनुपात बन रहा है। तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की स्थिति को ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, इसका अलग अलग सूत्र दिए गए, उन सूत्रों के आधार पर हम इसका निर्धारण करेंगे। तो इसकी परिभाषा होगी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की स्थिति, और जहां स्त्रियों की स्थिति होती है तो 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, ये अनुपात निर्धारण करने के लिए। नेक्स्ट आता है अध्ययन करेंगे व्यवसाय का। व्यवसाय में आपने 10th क्लास में पढ़ा है, 10th क्लास में आपने जब भूगोल की भारत का भूगोल किताब जो थी भूगोल की अर्थव्यवस्था वाली, उसके अंतर्गत आप समसामयिक भूगोल के अंतर्गत आता है। तो 9th में वो विश्व स्तर पे आती है, तो 10th में आती है भारत स्तर पे आती है। तो व्यवसाय स्तर पर जो बात की है, तो व्यवसाय का मतलब है प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय, पंचम व्यवसाय, ठीक है ना। इस प्रकार के व्यवसाय, तो कौन लोग किन किन व्यवसायों में संलग्न हैं उनके आधार पर, तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम सभी प्रकार के व्यवसाय का अध्ययन होता है, वो इसके अंतर्गत किया जाता है। उसमें कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश से संबंध रखते हैं, अधिकांश जो है वो शहरी क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो ये व्यवसाय के संदर्भ में इसका अध्ययन है। अगला जो हमारा हिस्सा है वो है ग्रामीण नगरीय जनसंख्या समीकरण, यानी ग्रामीण जनसंख्या किसे कहेंगे और नगरीय जनसंख्या किसे कहेंगे। तो इसका जो निर्धारण किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है, व्यवसाय के आधार पर किया जाता है। अब व्यवसाय में प्राथमिक व्यवसाय जो है, प्राथमिक व्यवसाय जो है वो ग्रामीण परिवेश से संबंध रखा जाता है इसका, कि ग्रामीण क्षेत्र के जो व्यवसाय है उसको प्राथमिक व्यवसाय में कृषि है, पशुपालन है, आखेट है, वन संग्रहण है, ठीक है ना, इनका अध्ययन करेंगे हम। तो प्राथमिक व्यवसाय का मतलब क्या है, ग्रामीण क्षेत्र से। उसके बाद में द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम, ठीक है ना, जैसे उद्योग है या सेवाएं हैं, विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, बस सुविधा है, यातायात की सुविधा है, आपके बैंक की सुविधा है, डॉक्टर की सुविधा है, वकील की सुविधा है, शिक्षा की सुविधा है। ये सारी जो आपको सेवाएं दी जा रही है वो सेवा सेक्टर से संबंध मान जाती है। कुछ उच्च स्तर के व्यवसाय होते हैं, जैसे कोई मैनेजर है, कोई एडवाइजर है, यानी कोई परामर्श देता है, ठीक है ना, कोई अनुसंधान कर रहा है, कोई शोध कर रहा है, इसी प्रकार से। तो वो सारे के सारे जो हैं उच्च श्रेणी के व्यवसाय, उन सभी का ध्यान इसमें आगे बढ़ेगा। तो इसका सीधा संबंध प्राथमिक व्यवसाय का सीधा संबंध ग्रामीण से। अब ग्रामीण नगरीय जनसंख्या समीकरण, यानी कौन सी जनसंख्या को ग्रामीण कहेंगे, कौन सी जनसंख्या को नगरीय कहेंगे। तो उसके लिए जो है वो व्यवसाय आधारित है, यानी प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या को क्या कहेंगे, ग्रामीण जनसंख्या। जो लोग प्राथमिक कार्यों में लगे हुए हैं वो कहलाएंगे ग्रामीण जनसंख्या। क्या कहलाएंगे, ग्रामीण जनसंख्या। और जो लोग द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय में लगे हुए हैं वो कहलाएंगे नगरीय जनसंख्या। तो ये जनसंख्या संरचना के अंतर्गत कितने बिंदु हैं जिन पर आप अध्ययन करेंगे। अगला हमारा जो है वो है मानवीय अधिवास, विश्व मानवीय अधिवास। अब अधिवास किसे कहते हैं, हम जहां निवास करते हैं उसे अधिवास कहते हैं। यानी हम जिस मोहल्ले में, जिस शहर में यहाँ निवास कर रहे हैं वो अधिवास के नाम से जाना है। इसे बस्ती भी कहते हैं, इसे बस्ती भी कहते हैं। तो बस्ती को क्या कहा जाता है, अधिवास। बस्ती का कौन सी होती है, जो हम जो कार्य पूरे दिन कार्य करते हैं और विश्राम के लिए जहां आकर हम निवास करते हैं, जहां आकर हम थोड़ा आराम करते हैं, रात्रि कालीन जो विश्राम करते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं, अधिवास कहते हैं।
या बस्ती करते हैं। तो ये जो सिस्टम है, अब इसके अंदर हम पढ़े हैं तो आदिवासी मुख्य मूल रूप से अलग अलग प्रकार हैं, उनके मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ग्रामीण आदिवास और नगरीय आदिवास। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, ग्रामीण आदिवास और नगरीय आदिवास। अब ग्रामीण आदिवास किसे कहेंगे और नगरीय आदिवास किसे कहेंगे? तो पहले जब हमने पढ़ा था ग्रामीण नगरीय टॉपिक में जो थोड़ी सी क्लियर की थी हमने कि ग्रामीण जनसंख्या कौन सी है और नगरीय जनसंख्या कौन सी है। तो अब आदिवास जो उसी परिभाषा से समझ रखेगा, थोड़ा सा आपको डिटेल करनी है। क्या करनी है? ग्रामीण जनसंख्या की परिभाषा को बताइए कि प्राथमिक कार्यों में संलग्न जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। अब इसमें जोड़ना क्या है? आसान सी परिभाषा इसकी बढ़ जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी, एक ही परिभाषा याद रखना है। ग्रामीण जनसंख्या की मतलब क्या है कि प्राथमिक कार्यों में संलग्न जनसंख्या, प्राथमिक कार्यों में संलग्न लोगों की संख्या को ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। और ये जनसंख्या जहां निवास करती है उसे ग्रामीण आदिवास कहते हैं। भाई वो ग्रामीण जनसंख्या कहीं ना कहीं निवास तो करेगी ना, तो वो ग्रामीण आदिवास होगा। और वैसे ही द्वितीय चतुर्थ पंचम व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं, नगरीय जनसंख्या कहते हैं। और यही नगरीय जनसंख्या जहां निवास करती है उसे नगरीय आदिवास कहते हैं। तो परिभाषा वही है, केवल निवास करती है, ये जोड़ने से ही आदिवास की परिभाषा बन जाएगी। ये आप आदिवास किसे कहेंगे, नगरीय आदिवास किसे कहेंगे? तो आपने जो जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या के बारे में पढ़ा कि द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम व्यवसाय में संलग्न लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं, यानी नगरीय जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, अब नगरीय जनसंख्या जहां निवास करेगी वो नगरीय आदिवास कहलाएगी। तो परिभाषा तो वही रही। तो आदिवास कितने प्रकार के हैं? 2। अब इसमें हम क्या करेंगे? इनके प्रकार और प्रतिरूप, प्रकार और प्रतिरूपों का अध्ययन करेंगे तथा निर्माण सामग्री जो है उस निर्माण सामग्री का इसमें क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अब प्रकार और प्रतिरूप, प्रकार का मतलब होता है कि घरों, अब इसकी परिभाषा ये रहेगी कि जो घर है प्रकार किसे कहेंगे और प्रतिरूप किसे कहेंगे। प्रकार की जो परिभाषा आएगी, प्रकार तो उसमें कहेंगे कि जितने भी घर हैं, ठीक है ना, उन घरों की संख्या कितनी है और उन संख्याओं के बीच में दूरी कितनी है। जो घर है उनके बीच में जो सड़क निकालते हैं, हम रोड निकालते हैं, वो रोड छोटी है या बड़ी है, उनके बीच में गैप कम है या ज्यादा है, उसके आधार पर हम प्रकारों का निर्धारण करते हैं। और उस क्षेत्र के जो आदिवास है वो कितनी संख्या, कितनी उसकी कितनी संख्या में, उसका ध्यान करते हैं। प्रतिरूप क्या होता है? वो रूप होता है कि अगर हम ऊपर से या मानचित्र के अध्ययन के रूप में हम बहुत से ऐसे अध्ययन करते हैं जिसमें वायु फोटोग्राफी है या उपग्रह से जो भी हम चित्र लेते हैं, तो वो जो चित्र है उसकी आकृति कैसी बन रही है। यानी जो हमारा जैसे रतनगढ़ है, अब रतनगढ़ को हवाई जहाज से नीचे देखें या आप अपना गूगल मैप जो है उसमें जाके और उसको नीचे से देखें तो उसकी कोई ना कोई आकृति बने, चाहे वो गोल हो, चाहे वो नमकार हो, ठीक है ना, चाहे चौरस हो, किसी भी प्रकार से हो सकती है उसकी आकृति। ठीक है ना, उसका आकार कैसा भी हो सकता है, छोटा बड़ा आकार हो सकता है। जैसे मान लो ऐसी लाइन द्वारा आकृति हो सकती है, ऐसा ऐसी आकृति हो सकती है, ऐसी आकृति भी हो सकती है, ऐसी आकृति भी हो सकती है। इनके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है ना, तो ये आकृति का आधार पर जो अध्ययन करेंगे वो कहलाते हैं प्रतिरूप। और घरों के बीच की दूरी और उनकी संख्या होती है, कितनी संख्या कितनी, उसके आधार पर जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे प्रकार। तो प्रकार किसे कहेंगे? जिसमें जनसंख्या जहां निवास करती है उन घरों की संख्या कितनी है और उन घरों के बीच में दूरियां कितनी है, उसके आधार पर प्रकार का निर्धारण करते हैं। और वो देखने से वो पूरी बस्ती जो है वो किस आकृति की लगती है, उसकी आकृति का रूप कैसा है, उस रूप को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरूप कहते हैं। फिर निर्माण सामग्री, ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल तो चलो यातायात के साधन विकसित हो चुके हैं, तो इसलिए अलग अलग प्रकार से वहाँ भी सरिया, बजरी, ईंट वगैरह पहुँचने लगे हैं। पुराने हिसाब से देखें और कई आज भी आदिवासी क्षेत्र के अगर हम देखें या दूर दराज के क्षेत्रों में देखें तो वो अपने स्थानीय क्षेत्र की जो भी मिट्टी है या लकड़ी है या घास फूस है उसी से इसका निर्माण करते हैं। तो निर्माण सारे ग्रामीण सामग्री, ग्रामीण परिवेश जो नगरीय जो आदिवास है उसके परिवेश की अलग अलग प्रकार की निर्माण सामग्रियां हैं, तो उनका अध्ययन इसमें।
हाँ बस्तियां लिख दो चाहे आदिवासी लिख दो, ठीक है ना। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा मानव विकास। क्या रहेगा? मानव विकास। मानव विकास। अब मानव विकास में क्या है कि मानव विकास किसे कहते हैं? मानव विकास, लेकिन इस मानव के विकास के नाम से ही किसी राष्ट्र के विकास का निर्धारण करने की प्रक्रिया है। यानी किसी भी राष्ट्र के विकास का निर्धारण करने की प्रक्रिया जो है वो मानव विकास है। पहले किसी भी राष्ट्र को 3 कैटेगरी में बांटते थे, विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र, अविकसित। आज भी वैसे ही बांटते हैं, लेकिन पहले जो पक्ष बांटा जाता था वो उसके पक्ष में जो स्वरूप आता था वो आता था आर्थिक पक्ष। यानी किसी भी देश की अगर आर्थिक स्थिति मजबूत है तो उस देश को विकसित मान लिया जाता था। लेकिन मानवीय विकास के अंतर्गत क्या है कि 1990 से पहले इसकी स्थिति जो थी वो आर्थिक स्तर पर, लेकिन 1990 के बाद में एशियाई 2 अर्थशास्त्रियों ने, एशिया के 2 अर्थशास्त्रियों ने, एक पाकिस्तान के एक भारत के, भारत के नोबेल अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, डॉक्टर अमर्त्य सेन, और पाकिस्तान के डॉक्टर महबूब उल हक, इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने एक ऐसी विकास की एक मॉडल तैयार किया जिसको मानव विकास रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, मानव विकास सूचकांक के नाम से जाना जाता है। तो 1990 में उन्होंने इस प्रकार की स्थिति जो उन्होंने कहा कि आर्थिक पक्ष ही नहीं बल्कि मानव की क्षमताएं और मानव के बहुत से क्रियाकलाप जो हैं, ठीक है ना, वो सारे जब विकसित हो जाते हैं उसी के आधार पर मानव विकास का निर्धारण किया जाना चाहिए। उसके बाद में 1990 में यूएनओ का एक विभाग है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सभी राष्ट्रों के विकास के कार्यक्रम का निर्धारण करता है वो ये। और 1990 में सबसे पहले यहीं पर इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अब हर देश प्रतिवर्ष इस प्रकार का प्रतिवेदन यूएनओ को, यूएनओ की एक जो शाखा है उसमें यूएनडीपी के अंतर्गत इस विभाग को सौंपता है। और प्रतिवर्ष यूएनडीपी जो है वो प्रत्येक राष्ट्र की एक एचडीआई निकालता है, इसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब सूचकांक कि किस सूचक से, उसके आधार पर इसको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र और अविकसित राष्ट्र। और उसी के आधार पर उस देश के विकास का निर्धारण किया जाता है, उसको रैंक दी जाती है। और ये जो रैंक होती है वो 0 से लेकर 1 तक होती है। अब 0 से 1 का मतलब हो गया कि 0 0 0 0 0 इस तरीके से, ठीक है ना। फिर आगे 0 0 0 1, फिर इस तरीके से चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। लास्ट में जो रहता है वो रहता है 999। अभी तक 1 का जो स्थान है, यानी ये विकास के उच्च स्तर को दर्शाता है, ये निम्न स्तर को दर्शाता है। तो अभी तक किसी भी राष्ट्र ने 1 स्थान प्राप्त नहीं किया है, जबकि 960 देश के करीब आ चुके हैं। नॉर्वे जो है वो सबसे उच्च स्थान पर पाया जाता है, नॉर्वे, ठीक है। इसी तरीके से इसका निर्धारण करें तो मानवीय विकास क्या होता है और भूगोल में इसका अध्ययन क्यों किया जाता है, क्योंकि भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में इसका अध्ययन करने के हम लोगों का जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, किसी भी राष्ट्र की भौगोलिक जो सीमा है उसका निर्धारण करते हैं। ये सारी चीजें निर्धारण करने के कारण ही और विभिन्न संसाधनों और उनका सबका लगभग भूगोल में अध्ययन किया जाता है, इसीलिए मानवीय विकास का अध्ययन भी भूगोल में किया जाता है। अभी जो हमने लिंग
द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। अब इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है ना। प्राथमिक व्यवसाय का सीधा संबंध तो है प्रकृति या भूमि से, प्रकृति या भूमि से। तो ऐसे लोग जो सीधे प्रकृति के संपर्क में आ रहे हैं या वहां से वो चीज को ले रहे हैं या भूमि के माध्यम से किसी वस्तु को ले रहे हैं, यानी प्रथम स्वरूप में जो कार्य हो रहा है, जो उसका व्यवसाय किसे कहते हैं, ये भी जान। तो मानव के द्वारा की जाने वाली ऐसी क्रियाएं जिससे मानव को आय प्राप्त होती है, वो क्या कहलाता है, व्यवसाय। और आय प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई आर्थिक क्रिया करेंगे, अर्थ का स्वरूप रखेंगे उसमें, ठीक है ना। तो मानव के द्वारा की जाने वाली वे क्रियाएं या वे आर्थिक क्रियाएं जिनसे उसको आय प्राप्त होती है या जिनसे वो अपना जीविकोपार्जन करता है, उन सभी क्रियाओं को क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। और व्यवसाय का जो चार प्रकार के व्यवसाय है, उसमें पहला है प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय में प्रकृति से या भूमि से सीधा संपर्क रखता है। इस व्यवसाय में विभिन्न तत्वों का अध्ययन करेंगे हम। तो प्राथमिक व्यवसाय में मुख्य रूप से जो कार्य किए जाते हैं उनमें कृषि, पशुपालन, वन संग्रहण, आखेट और खनन, ये कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनका सीधा संबंध प्रकृति से भूमि से है, इसलिए इसको हम प्रकृति से भूमि से संबंधित अध्ययन करते हैं। दूसरा जो है वो है निर्माण उद्योग या विनिर्माण की क्रिया, निर्माण की क्रिया। अब निर्माण की क्रिया कब होगी, जब कच्चा माल मिले। तो कच्चा माल कौन निर्धारित करता है, प्राथमिक व्यवसाय। तो विनिर्माण द्वितीयक क्रिया को हम इससे आगे हैं विनिर्माण। अब जितने भी उद्योग हैं, चाहे वो किसी कार्य को किसी भी वस्तु को निर्मित करते हैं, उसको साफ करते हैं, उसकी पैकिंग करते हैं, ये सारा काम जो होता है वो द्वितीयक व्यवसाय से करता है। ये द्वितीयक व्यवसाय का स्वरूप है। अब इसमें तृतीयक व्यवसाय है। तृतीयक व्यवसाय जिसको सेवा सेक्टर बोलते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार। सेवा सेक्टर निम्न में से किस व्यवसाय का निर्धारण या सेवा सेक्टर कौन से व्यवसाय से संबंध रखता है, तो तृतीय व्यवसाय से। अब सेवा सेक्टर में क्या है, शिक्षा, यातायात के साधन, बैंक, डॉक्टर यानी चिकित्सा पद्धति जो भी है हमारी, वो सारी किसमें आती है, सेवाओं में आती है। डाक विभाग सेवाओं में आती है, ठीक है ना। संचार सेवाएं आपने देखा है ना, संचार सेवाएं आपने पढ़ा होगा। यातायात के साधन में सेवा, तो लोक परिवहन सेवा, एक नाम लिखा है आपने बसें देखी होगी, राजस्थान लोक परिवहन सेवा। तो सेवा यानी कि वो हमें उस सेवा के बदले वो हमसे पैसे ले सकते हैं, वो कोई वस्तु ले सकते हैं, या सेवा के बदले सेवा ले सकते हैं, उसकी डिटेल में काम करेंगे तृतीय व्यवसाय। चतुर्थ व्यवसाय का तात्पर्य है ये उच्च स्तर का व्यवसाय है, इसमें आय बहुत ज्यादा होती है लेकिन लोगों की संख्या कम होती है। इसमें कोई अनुसंधान करता, जो शोधार्थी होते हैं, वो जो कोई नई रिसर्च करते हैं, वो मैनेजर, ठीक है ना, प्रबंधक, परामर्शदाता, ठीक है ना, नीति निर्धारक, जो भी नीतियां निर्धारण करते हैं वो। इसके अलावा आपके विभिन्न प्रकार की जो वैज्ञानिक खोजें होती हैं, जो आविष्कार होते हैं, वो उनमें संलग्न जितने भी व्यक्ति होते हैं वो चतुर्थ व्यवसाय से। अब इसका सीधा संबंध किससे होता है, बौद्धिक स्तर से, यानी बुद्धि का व्यवसाय है। अब आपसे बोल सकते हैं बौद्धिक स्तर के व्यवसाय का संबंध किससे है, तो चतुर्थ। बौद्धिक का मतलब होता है, अब मैनेजर जो होता है वो क्या करता है, वो दिमाग लगाता है कि मेरे को कैसे प्रबंधन करना है। तो नीति निर्धारक होता है तो वो केवल बैठा बैठा इस तरीके के दिमाग लगाता है कि मेरे को किस प्रकार की नीति किस प्रकार की नीति बनानी चाहिए कि जिससे देश का या किसी प्रदेश का विकास हो सके। अब इसके ये बुद्धि का काम होता है, इसके ये सेवा सेक्टर है, यहाँ निर्माण किया जाता है। और इसलिए चार प्रकार के आपकी क्या है, व्यवसाय है। अब
प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक, द्वितीयक, इनका ध्यान रखना। अब प्राथमिक व्यवसाय में जितने भी हमारे हिस्से जैसे कृषि है, तो कृषि का अध्ययन करेंगे कि कृषि के कितने प्रकार हैं और कहाँ कहाँ कौन सी कृषि की जाती है, किस मौसम में कौन सी कृषि की जाती है, किस फसल के किस फसल के लिए किस प्रकार का भौगोलिक स्वरूप चाहिए, किस प्रकार का भौगोलिक स्वरूप चाहिए, वो सारी चीजों का अध्ययन किससे करते हैं, प्राथमिक व्यवसाय में करते हैं। खेत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, खनन कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना, वन संरक्षण कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजों का अध्ययन जो है वो हम किसमें करेंगे, प्राथमिक व्यवसाय में करेंगे। द्वितीयक व्यवसाय के अंदर हम विस्तार से उद्योगों का वर्णन करेंगे। अब उद्योग किसे कहते हैं कि कोई भी कच्चे माल, कोई भी प्रकार का कच्चा माल हो, जैसे मान लो गेहूं है या कपास है, तो कपास को हमने काट लिया, खेतों में जब काटा, अब खेतों में किसान उसकी बुआई वगैरह करता, कौन करता है, किसान करता है, और उसका सीधा संबंध किससे है, प्रकृति से और भूमि से। तो किसान क्या करता है, कृषि, और कृषि का स्वरूप किसमें आया, प्राथमिक व्यवसाय। तो प्राथमिक व्यवसाय से जो कपास निकल जाएगा उसी का कपड़ा बनेगा। अब कपड़ा किसमें बनेगा, यहाँ निर्माण करेंगे, और निर्माण करने के लिए जो व्यवसाय है हमारा वो द्वितीयक व्यवसाय है। इसका तात्पर्य हुआ कि प्राथमिक व्यवसाय जो होती है वो द्वितीयक व्यवसाय को क्या मुहैया करवाते हैं, कच्चा माल, निर्माण कच्चे माल का। तो कच्चे माल इस वक्त उद्योग की परिभाषा, उद्योग को कहते हैं कि पहले, अब जो औद्योगिक प्रक्रिया, ये प्रक्रिया है औद्योगिक। उद्योग वैसे कोई कारखाने में उद्योग नहीं करते, औद्योगिक एक प्रक्रिया है, वो कारखाने में होती है, इसके कारखाने को उद्योग के नाम से संबंध कर दिया गया। अब क्या प्रक्रिया है, उद्योग किसे कहते हैं, कई बार परिभाषा पूछ ली जाती है, उद्योग से क्या तात्पर्य है, उद्योग किसे कहते हैं। तो इसमें है कि कच्चे माल को मानव अपनी क्षमता के अनुसार विभिन्न तकनीकों के माध्यम से रूप परिवर्तित करके उसके मूल्य में वृद्धि करता है। उस क्रिया को क्या कहते हैं, उद्योग। कच्चे माल को मानव कच्चे माल को अपनी क्षमता के अनुसार विभिन्न तकनीकों के माध्यम, तकनीक कुछ भी हो सकती है, जैसे आपने मान लो रोटी बनाता है, तो तकनीक मदद है, वो आटे को कैसे गूंथती है, उसकी क्षमता को ज्यादा भी ले सकती है, कम भी ले सकती है, किसी तरीके से। और उसके बाद में अब उसको बनाना क्या है, अब उसके पास तकनीक है, ठीक है ना, एक सीधी रोटी बना दी, एक पूरी निकाल ली, एक पराठा बना दिया, तो अलग अलग तकनीक से उसका आकार भी अलग अलग हो गया और उसकी कीमत में वृद्धि हो गई, उसका रूप परिवर्तित होगा। आटा वही है, कहीं छोटी बननी है, कहीं बड़ी रोटी बननी है, कहीं यानी पराठा बनना है, तो आकार तो अलग अलग हो गया, ठीक है ना। उसके अलग अलग आकार के लिए हमने अलग अलग तकनीकें बनाई, मतलब ने अलग अलग तकनीकों से उसको स्वरूप किया। तो इसी प्रकार से कोई भी कच्चा माल है, मानव और वर्तमान में मशीनी विनिर्माण का मतलब होता है, विनिर्माण जो भी लिखा उसका मतलब हाथों से बनाया हो। अब चूंकि मशीनें बनाती हैं तो उसको शब्द को ही रख लिया गया है, यानी कि कच्चे माल का ही निर्माण हो रहा है, इसलिए उसका नाम विनिर्माण के नाम से ही रखा गया है। तो विनिर्माण उद्योग इसके अंतर्गत कच्चे माल को विभिन्न तकनीकों के माध्यम से रूप परिवर्तित करके उसके मूल्य में वृद्धि करने की प्रक्रिया को उद्योग कहते हैं। तो ये प्रक्रिया, अब उद्योगों के अंतर्गत हम बड़े स्तर पर पढ़ेंगे, चीनी उद्योग पढ़ेंगे, सूती वस्त्र उद्योग पढ़ेंगे, रसायन उद्योग पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये सारे उद्योगों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है विश्व परिवहन एवं संचार। विश्व परिवहन एवं संचार। अब परिवहन किसे कहते हैं, परिवहन विचारों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने की क्रिया परिवहन कहलाती है। क्रिया परिवहन कहलाती है, और ये क्रिया जिनसे संपादित होती है वो परिवहन के साधन कहलाते हैं।
समझ आ रहा है? उसको परिवहन के साधन नहीं कहते। उसकी परिभाषा क्या है कि विचारों को, विचार क्यों कह रहा हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं कि मोबाइल फोन वगैरह आ गए हैं, लेकिन उसके बाद पहले क्या होता था, परिवहन के साधनों में ये जो डाक होती थी, जो हम पत्र लिखते थे, वो पत्र क्या किया जाता था कि पोस्ट ऑफिस में आता, पोस्ट ऑफिस से फिर वो सारा इकट्ठा होके रेल के डिब्बे में जाता था, और रेल उसको दूसरे देश गांव में लेके जाती थी, और फिर वहां वो डाक करवाता, फिर वो हमारे पास समाचार आता। इसका मतलब उस समाचार को लाने और ले जाने का काम कौन कर रहा है? परिवहन कर रहा है। आज भी पोस्ट ऑफिस में जितने भी डॉक्यूमेंट्स या कागज, हालांकि ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी डाक जाती है वो सारी परिवहन के माध्यम से जाती है। इसलिए मैंने कहा विचारों को, वस्तुओं को, कोई भी वस्तु लाने ले जाने में क्या करते हैं, इसलिए कि टेम्पो का है, लेडी का है, औरत का है, उसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना? खुद व्यक्ति, हम कहीं जाना होता है हमें, तो हम किसका उपयोग करते हैं? परिवहन के साधन। साधन अलग हो सकते हैं। तो ये जो क्रिया है परिवहन, क्या है? विचारों को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। और ये क्रियाएं जिनसे संपादित होती है, यानी ये क्रियाएं जिनसे होती है, इनको करने वाले, इस क्रिया को करने वाले होते हैं, वो कहलाते हैं परिवहन के साधन, जो अलग अलग प्रकार से हैं। ठीक है ना? इसमें हमारे मुख्य रूप से हम इसको करते हैं थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। जल परिवहन, थल परिवहन। थल परिवहन को फिर क्या है? तीन कैटेगरी में विभाजित करते हैं। अध्ययन करेंगे इसमें सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन का मतलब मैंने कहा वस्तुओं को लाने ले जाने का काम करते हैं। तो हमारे घर में जो नल आता है, सुबह सुबह मॉर्निंग में जो पानी आता है, किसके माध्यम से आता है? नल के माध्यम से। तो नल क्या है? पाइप ही तो। अब कहां से जुड़ी है? वहां से पानी को छोड़ा, वो अपने घर तक आया। तो उस पानी को हमारे तक लाने का परिवहन जिसने किया, वो किसने किया? पाइपलाइन ने। इसलिए इसको भी परिवहन के अंतर्गत। अब चूंकि पाइपलाइन धरती के अंदर कुछ गड्ढा खोद के रखी जाती है, इसलिए इसका संबंध किससे हुआ? थल परिवहन से। थल परिवहन एक बात है। सड़क परिवहन, इसमें हम लाते जाते हैं। सड़क परिवहन के साधन अलग अलग होंगे। रेल का आपको पता ही है, ठीक है ना? पाइपलाइन का अपना साधन है पाइप, ठीक है ना? इसमें हम कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें हैं, मेगा हाईवे है, आपके स्वर्ण चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जो हाईवे है, उत्तरी कॉरिडोर, दक्षिणी कॉरिडोर, विभिन्न प्रकार के नेशनल हाईवेज हैं, वो सारे इसके अंतर्गत सड़कों के आते हैं। छोटी पगडंडी से लेके और विस्तार 8-8 लेन के जो मार्ग होते हैं, वो इसके अंतर्गत। जल परिवहन, महासागरीय परिवहन। अब इसको दो भागों में बांटते हैं, एक आंतरिक परिवहन और दूसरा समुद्री परिवहन। आंतरिक परिवहन और समुद्री परिवहन। आंतरिक परिवहन का मतलब होता है जो किसी भी देश की भूमि में, किसी भी देश की भूमि में जो हो, जैसे भूमि का भारत की बात होता है, हमने भारत की बात की। ठीक है ना? अब इंडिया के मैप में अगर हम देखें तो यहां से देखिए यहां तक का जो सबसे पहला वो हमारा समुद्री है, यानी यहां जो परिवहन होगा उसको हम समुद्री परिवहन। हम कौन सा कर रहे हैं? जल परिवहन। कौन सा कर रहे हैं? जल परिवहन। जल परिवहन में दो कर रहे हैं, एक आंतरिक, एक समुद्री। तो ये जो समुद्र में यहां ये जो हमारे बंदरगाह है, जहां जहाज इकट्ठे होते हैं, पोताश्रय बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं, पतंग बोलते हैं, थोड़ा डिफरेंस है ये। तो ये क्या होगा? समुद्र। तो यहाँ जो भी परिवहन होगा उसको हम समुद्री परिवहन कहेंगे। ये अंतरराष्ट्रीय परिवहन। अब बता आंतरिक परिवहन। आंतरिक परिवहन का मतलब हो गया कि भारत की जो सीमा है, ये जो पूरी भारत की जो सीमा है, इस सीमा के अंदर कोई नदी बह रही है, ठीक है ना? कोई नहर निकाली हुई है, कोई झील है, उसके
चैनल होगा